2024 बहुत इंपॉर्टेंट साल है इंडिया के लिए, स्पेशली सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और हम सब जानते हैं क्यों। लोकसभा इलेक्शन, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आ रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर एक्टिव हो चुके हैं और खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग में, नैरेटिव सेट करने में, अपने फेवर में या फिर दूसरे के खिलाफ। सभी लीडर एक दूसरे पर ब्लेम भी लगा रहे हैं और तो और एलिगेशंस भी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट। सभी लीडर अपनी पार्टी को फरिश्ता बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करती है और देश में जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए दूसरी पार्टी को जिम्मेवार बताती है। अब ऐसे में कोई आम आदमी कैसे डिसाइड करेगा कि किसको वोट देना है? तो इसके लिए पिछले 10 साल से इंडिया में बीजेपी का राज है, तो हम उनके काम को एनालाइज करते हैं। जहां कांग्रेस के लीडर ये बोलते हैं कि बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है, वहीं बीजेपी ये बोलती है कि हमने बहुत तेजी से देश को ग्रो किया है। इंडिया 2014 से पहले बर्बाद था, लेकिन आज वो वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सच में अच्छे दिन आए हैं और बीजेपी ने जितने भी वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, क्या वो सारे के सारे पूरे किए गए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बीजेपी के उन्हीं वादों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए हैं या फिर नहीं। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किए थे, और इस चीज को पूरे प्रूफ के साथ देखने के लिए हम चेक करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो, जो हर पार्टी को देना होता है इलेक्शन लड़ने से पहले, जिसमें वो सब कुछ मेंशन किया जाता है कि उनकी पार्टी क्या करेगी इलेक्शन जीतने के बाद। शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, सिक्योरिटी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा था ये उनमें से ही एक है और इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर डाला गया था, और वो था जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। इस प्रोमिस के अंडर ही जम्मू एंड कश्मीर के हालात सुधारना और आर्टिकल 370 को हटाना आ जाता है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप डाटा को देखो तो 2004 से 2014 तक 9321 टेरर स्ट्राइक हुई है, लेकिन 2014 से 2022 तक ये कम होकर 2132 हो चुकी है। इसका मतलब बीजेपी के आने के बाद 77% टेररिज्म कम हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप कश्मीर को भी देखो तो वहां भी टेररिज्म 32% कम हो चुका है। टेरर एक्ट 959 से 654 हो चुकी है और 14% कम सिविलियन की डेथ होती है। अब डाटा से हमको ये पता चलता है कि बीजेपी सिक्योरिटी वाइज अच्छा काम कर रही है। देश की सिक्योरिटी और डिफेंस को इंप्रूव किया जा रहा है, जिसकी मार्केटिंग बीजेपी अच्छे से कर भी रही है। आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब आप इस बात पर खुश हो सकते हो, लेकिन एक बात जो हम सबको भूलनी नहीं चाहिए वो है इंटरनल सिक्योरिटी। अब मैं पूरे रिस्पेक्टफुल तरीके से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि मणिपुर का क्या? महीनों तक वहां पर लोग मरते रहे, लेकिन उसके बारे में किसी ने बात तक नहीं की। मणिपुर आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था, आई एग्री, लेकिन वो भारत का एक अहम हिस्सा है। इस बात को बहुत टाइम बीत चुका है, लेकिन आज भी हमको ये नहीं पता कि मणिपुर में सिचुएशन क्या है। क्या वहाँ हालात सही हो चुके हैं या आज भी बिल्कुल वैसा ही है? Manipur is one of the 8 states in northeast India. Beautiful place. But since May this year, the scenes have been ugly. Manipur is burning. तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाइज बीजेपी भले ही सक्सेसफुल हो, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी वाइज मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके साथ बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा भी किया था कि वो पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइजेशन करेंगे और उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे, जिसके लिए बीजेपी ने 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्लान रखा था। लेकिन 2022 में सरकार ने पार्लियामेंट में ये जवाब दिया कि पुलिस पब्लिक रेशो 150:1 लाख है, मतलब 1 लाख लोगों के शहर में सिर्फ 150 पुलिस वाले ही हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के प्रोवाइड कराए रेशो से बहुत कम है। यूनाइटेड नेशन जो रेशो प्रोवाइड कराता है उसमें 222 पुलिस वाले होने चाहिए 1 लाख लोगों के शहर में। बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, लाइक जैसे कि जीप और टेलीफोन। 2020 में बीजेपी के 6 साल कंप्लीट होने के बाद 16,833 पुलिस स्टेशन में 257 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास व्हीकल नहीं है, 638 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर टेलीफोन नहीं है, 143 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके। इसके साथ साथ 2012 में 2,44,000
40,000 क्राइम रिपोर्ट किए गए अगेंस्ट वुमेन, लेकिन 2021 में ये नंबर बढ़कर 4,28,000 हो चुका है, जो 42.96% हाई है जब से बीजेपी की सरकार आई है। अब इसके लिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। आई एग्री, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। तो हम उन स्टेट्स में देखते हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां भी क्राइम ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, लाइक जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। अगर वो क्राइम देखें जो सिर्फ वुमेन के साथ हुए हैं, वहां पर भी उनका रिजल्ट सेम है। तो अब ये पता नहीं चल रहा कि ये जो 18,000 करोड़ लगाए गए थे ये कहां गए हैं। अगर आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन रिस्पेक्टफुली। इसके बाद सेल्फ रिलायंस डिफेंस सेक्टर। बीजेपी के आने के बाद डिफेंस सेक्टर को 10 टाइम्स इंप्रूव किया गया है और अब इंडिया 85 कंट्रीज में भी अपने वेपन को एक्सपोर्ट करती है। इस केस में हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक फंटेस्टिक काम किया है। इसके बाद आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 ही, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। अनफॉर्चुनेटली अमित शाह जी जो ये बात बोल रहे हैं इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद आता है इलीगल इमिग्रेंट्स। इसके लिए बीजेपी ने प्लान किया था एनआरसी लाने का, नेशनल रेजिडेंस ऑफ सिटीजन, और हम सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। Protests in more than a dozen cities, troops deployed, violent police confrontations, curfews and internet shutdowns. India has seen days of unrest after Prime Minister Narendra Modi's government passed a new citizenship law. तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक्सटर्नल सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में उनको और भी काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये दावा किया था, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि 2022 तक फार्मर की जो इनकम है वो डबल कर दी जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग खेती पर डिपेंडेंट है अपनी रोजी रोटी के लिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में किसानों की इनकम डबल हो चुकी है? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ, उनकी इनकम डबल हो चुकी है। पहले जो किसान 9,000 रुपए कमाता था, अब वो 18,000 रुपए तक कमाता है। लेकिन जो रियल एनालिसिस है वो ये कहता है कि फार्मर की इनकम को मापने के लिए ये देखा जाना चाहिए कि उनकी इनकम कितनी बड़ी है और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। तो अगर फार्मर की इनकम 100% बढ़ी है तो इन्फ्लेशन रेट भी पिछले 10 साल में 100% ही बढ़ा है। तो इस हिसाब से उनकी इनकम नहीं बढ़ी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन बीजेपी ने नहीं बढ़ाया। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बंजर हो चुकी हैं। दुनिया भर में वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल का वॉर चल रहा है, और पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो हिली पड़ी है। तो इसके लिए बीजेपी को टारगेट करना गलत है। आई एग्री, आपका पॉइंट जायज है, लेकिन यहाँ पर जो गलत बात है वो सिर्फ गलत उम्मीद देना है। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता था तो आपने वादा क्यों किया? क्योंकि हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे देश में शांति हो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अपने मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस करने हैं वो सोच समझ के करने चाहिए। इसके बाद डेवलपिंग वेयर हाउस अक्रॉस द कंट्री। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अनाज का, लेकिन हमारे पास इतना स्टोरेज ही नहीं है, हमारे पास इतने वेयर हाउस नहीं है जहां पर उस अनाज को स्टोर करके रखा जा सके। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यही प्रॉमिस किया था कि हम वेयर हाउस बनाएंगे। तो क्या ये वादा पूरा किया गया है? रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 311 मिलियन मेगा टन का अनाज प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास 145 मिलियन मेगा टन का वेयर हाउस है जो उसको स्टोर करके रख सकता है। मतलब 166 मिलियन मेगा टन अनाज खुले में पड़ा रहता है, जिसके लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि उसको स्टोर करके रखा जा सके। और बहुत सारा अनाज खुले में पड़ा होने की वजह से उसका 30% अनाज खराब हो जाता है हर साल। इसके बाद लैंड्स का डिजिटलाइजेशन करना। यहाँ गुड न्यूज ये है कि 94% काम बीजेपी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। खेतों में सिंचाई के लिए छोटे छोटे नाले और नदियां बनाना, इसका भी 47% काम कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फार्मर्स के लिए पेंशन स्कीम का भी ऐलान किया था, जिसके लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, जिसमें ऑलरेडी 19 लाख किसानों ने रजिस्टर किया है। इसके बाद देखते हैं इकोनॉमी को। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस का कंपैरिजन देखते हैं। कांग्रेस के टाइम पर इंडिया का एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ 6.8% था, लेकिन बीजेपी के टाइम पर यह 5.7% है। लेकिन कांग्रेस ने 2009 का रिसेशन फेस किया था और बीजेपी ने वॉर और पेंडेमिक को फेस किया है। तो इस केस में कंपैरिजन उतना सही से नहीं हो पाएगा। इसका जो आंसर है वो मैं आप पर
छोड़ता हूँ, आप उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही बीजेपी ने इन्फ्लेशन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इन्फ्लेशन रेट 5.1% है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पर ये 8.1% था। आरबीआई की रिकमेंडेशन के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच होना चाहिए। इसके बाद चेक करते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसको मापा जाता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन जो कर्जा ली हुई रकम होती है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कर्जा लेकर अपना रेवेन्यू दिखा दे कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, उसको हटा दिया जाता है। जो इंटरनली हम पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है, और कितना हम खर्चा कर रहे हैं उसमें से रेवेन्यू को माइनस कर फिस्कल डेफिसिट निकाला जाता है। एफआरबीएम के अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी जीडीपी का। मोदी के पहले 5 साल में ये 3.6% था, दूसरे 5 साल में वॉर और कोविड की वजह से ये 6.5% तक चला गया है। इसके अलावा अटल जी के टाइम पर ये 5.6% था, मनमोहन जी के पहले 5 साल में ये 4% था, और दूसरे 5 साल में ये 5.2% था। इसके बाद देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशो, मतलब कोई कंट्री अपना जो कर्ज है वो कैसे चुकाएगी वो इससे देखा जाता है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए जो डेवलपिंग नेशन है, लाइक जैसे कि इंडिया। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये रेशो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया का ये रेशो 2020 में 75% था, 2021 में ये 88.5% हो चुका था, लेकिन फिर ये नीचे आया, 2022 में ये 83.8% हो चुका था, और आज ये 81% है। इसी की वजह से कंट्री की जितनी इनकम है उसका 39.1% सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जाता है। लाइक मतलब जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो जैसे का तैसा है, लेकिन इस पर जो ब्याज लगता है उसी को पे करने में इंडिया की टोटल इनकम का 39.1% चला जाता है। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये नंबर 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा 81% है। इसके बाद देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम का मेन मोटिव था भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना। इनका दावा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% बढ़ा दिया जाएगा 2025 तक, और 10 करोड़ नई जॉब प्रोड्यूस की जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपको ये नंबर गिरता हुआ ही दिखाई देगा। जहां पहले 15% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे वो अब गिरकर 13% ही हो चुके हैं। 2016 से 2021 तक ये जो परसेंटेज है वो 46% तक नीचे आया है। हालांकि सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की गिनती बड़ी है। पहले सर्विस सेक्टर में 11 करोड़ लोग काम करते थे, अब 12 करोड़ 70 लाख लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अब इसका आंसर आप दीजिए, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल था या फेलियर था। इसके बाद देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड्स बनाए जाएंगे और 2022 तक उसको डबल कर दिया जाएगा। और बीजेपी के 9 साल के राज में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड्स बना दिए गए हैं। 2014 तक नेशनल हाईवे 97,830 किलोमीटर थे, जो अब 1,45,155 किलोमीटर हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। 2014 तक 12 किलोमीटर पर डे कवर किया जाता था, लेकिन आज 28 किलोमीटर पर डे कवर किया जाता है। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि पहले 5 साल में 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कवर किए जाएंगे और 2022 तक उसको डबल कर दिया जाएगा। अब वैसा डबल तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा काम है जिसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। The government is dedicatedly working towards the development of a national highway network of 2 lakh kilometer length by 2025. NHAI completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete between Amravati to Akola. इसके साथ साथ सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बोला था कि 2022 तक सभी रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा और 31 मार्च 2023 तक 90% काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे रेलवेज पर वाईफाई भी प्रोवाइड करा दिया गया है। बीजेपी ने ये वादा किया था कि 5 साल में पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है उसको भी डबल कर दिया जाएगा और उन्होंने ऑलरेडी ये प्रॉमिस पूरा कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि सभी ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर केबल से हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम होने की वजह से ये नहीं हो सका। अब इसकी जो डेट है वो चेंज कर 2025 तक रख दी गई है। इसके साथ बीजेपी ने ये प्रॉमिस भी किया था कि सभी घरों तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा और दिसंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट 72% कंप्लीट हो चुका है। तो ये एनालिसिस था जो इंटरनेट से मुझे प्रोवाइड हुआ था, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मेरे से सुनकर अपना ओपिनियन बनाओ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीजेपी का मैनिफेस्टो अटैच कर दूंगा, आप वहां जाइए और उसको डिटेल में पढ़िए और उसके बाद अपने आसपास देखिए और ये जानिए कि उनमें से कितने प्रोमिस को फुलफिल किया गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।